हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट और कल की क्लास में हमने अपने टॉपिक को बीच में ही छोड़ा था, दैट इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। कल हमने पढ़ा था ट्रेजरी बिल्स के बारे में और साथ ही कमर्शियल पेपर के बारे में। नाउ द नेक्स्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल मनी। अब बेसिकली कॉल मनी आखिर होती क्या है? बेसिकली कॉल मनी इट इज़ रीपेबल ऑन डिमांड, मतलब कि जब सामने वाला डिमांड करता है कि मुझे आप मेरी कॉल मनी वापस दो, तो हमें उस टाइम पे उसे वापस देनी ही होगी। एंड इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है दैट इज़ फ्रॉम 1 डे टू 15 डेज। हमने कमर्शियल पेपर में पढ़ा कि उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, 15 डेज टू 1 ईयर। लेकिन इसका मैच्योरिटी पीरियड दैट इज़ कॉल मनी का होता है 1 डे टू 15 डेज। नेक्स्ट है बेसिकली जो कॉल मनी, जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ये इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि एक बैंक दूसरे बैंक के साथ जब ट्रांजैक्शंस करता है तो कॉल मनी को यूज़ किया जाता है। अब बेसिकली एक बैंक को लाइक सपोजिंगली एक बैंक है SBI और एक बैंक है एक्सिस बैंक, तो इन दोनों बैंक्स को आपस में किस चीज़ की ट्रांजैक्शंस करनी होती है या फिर इन्हें एक दूसरे से कॉल मनी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली इसके लिए मैंने ये टेबल बना दी है या फ्लो चार्ट। बैंक मेंटेन CRR। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जो बैंक्स होते हैं उन्हें SLR अपने पास रखना होता है और CRR RBI के पास रखवाना होता है, राइट? तो जो बैंक्स होते हैं दे नीड टू मेंटेन CRR विद द RBI, और जो RBI है वो टाइम टू टाइम CRR का जो रेट है उसे चेंज करता रहता है। लाइक सपोज ऐसा हो सकता है कि आज एक दिन सपोजिंगली उसका रेट है 5%, अगले दिन उसने कर दिया 5.5%, फिर उसने अगले दिन कर दिया 5.2%। तो ऐसे RBI जो है वो CRR के रेट्स को चेंज करता रहता है टाइम टू टाइम। अब बेसिकली अगर RBI CRR के रेट्स को चेंज करता रहेगा तो जो बैंक्स है उन्हें जो CRR मेंटेन करके रखना है उसकी वैल्यू भी डिफर होती रहेगी। लाइक सपोजिंगली SBI बैंक के पास जो अमाउंट था वो था 10 करोड़ रुपीज़ का, राइट? 10 करोड़ रुपीज़ थे और RBI ने कहा कि आपको 10% मेरे पास CRR रखवाना है, तो मतलब कि 1 करोड़ किसके पास चला गया? RBI के पास। अब नेक्स्ट डे RBI कहता है कि भाई आपको 10% नहीं 8% ही रखवाना है या फिर 12% रखवाना है, तो मतलब कि 1.2 करोड़, राइट? तो मतलब कि जब RBI CRR के जो रेट है उसमें चेंज करता है तब जो अमाउंट हमें बैंक्स को RBI के पास CRR के रूप में रखवाना होता है वो भी चेंज होता रहता है। दैट इज जब CRR का रेट चेंज होगा इट अफेक्ट्स द अमाउंट टू बी गिवन एज फंड्स। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? मैंने बताया कि RBI जब CRR चेंज करेगा तो हमें डिफरेंट अमाउंट्स उनके पास रखने पड़ेंगे। अब हमने लाइक सपोज जो हमारे पास 10 करोड़ थे उसमें से मैंने 2 करोड़ रखवा दिए RBI के पास, तो मतलब कि जो 8 करोड़ रुपीज़ मेरे पास बचे सिर्फ उसी को मैं आगे लोन में प्रोवाइड कर सकती हूँ, यानी कि जो बैंक्स हैं वो आगे सिर्फ इस 8 करोड़ को ही प्रोवाइड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। तो जैसे जैसे CRR का अमाउंट चेंज होता है उसकी वजह से बैंक्स की जो लोन देने की कैपेसिटी है वो भी चेंज होती रहती है। देखिए यहाँ पे यही लिखा है, इट अफेक्ट्स द अमाउंट टू बी गिवन एज फंड्स और लोन्स बाय बैंक्स, ठीक है? अब बेसिकली ये जो अफेक्ट होता रहता है, जैसे कि सपोज किसी बैंक ने एक इंडिविजुअल को कहा कि हम आपको इतना लोन सैंक्शन कर देंगे, लेकिन अगले ही दिन RBI ने रेट को चेंज कर दिया, तो उसके पास जो बैंक था उसके पास इतना अमाउंट नहीं बचा कि वो लोन दे सके। तो उस केस में जो बैंक है वो क्या करते हैं, दूसरे बैंक्स के साथ कांटेक्ट करते हैं कि देखो आपके बैंक से हमें ना थोड़े दिनों के लिए पैसे चाहिए क्योंकि हमने इस पर्सन को इस दिन लोन देना था, लेकिन CRR में इंक्रीज़ की वजह से हम ये लोन इकट्ठा नहीं कर पाए, तो आप कुछ दिनों के लिए हमें ये पैसे दे दो। तो जब ऐसे कंडीशन में दूसरा बैंक एक बैंक की हेल्प करता है दैट इज़ कॉल्ड कॉल मनी। मतलब कि एक बैंक जब दूसरे बैंक को कॉल करके कहता है कि यार CRR चेंज होने की वजह से मेरी लोन की कैपेसिटी पे इफेक्ट हुआ है
और अब मुझे थोड़े पैसे चाहिए, आप थोड़े दिन के लिए मुझे दे दो ताकि मैं अपने लोन प्रोड्यूसिंग जो एक्टिविटीज़ करता हूँ उनको आराम से परफॉर्म कर सकूँ। तो जब दूसरा बैंक, लाइक सपोज एक्सिस बैंक SBI को हेल्प देगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कॉल मनी। बेसिकली ये जो कॉल मनी है हम कह सकते हैं कि इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होता है, जब एक बैंक दूसरे बैंक की हेल्प करता है ताकि वो अपने फंड्स और लोन्स को दे सके। ठीक है, अब कॉल मनी यहाँ पे ऑब्वियसली कोई किसी को पैसे दे रहा है तो उस पर इंटरेस्ट भी तो लगेगा ना, तो कॉल मनी पे इंटरेस्ट लगता है कॉल रेट। कॉल रेट इज द इंटरेस्ट लेवाइड ऑन कॉल मनी। ठीक है, एंड दिस इज द पॉइंट कि मतलब कि जैसे इंटरेस्ट लगता है हर एक में, इसमें कॉल रेट के नाम पे इंटरेस्ट लगता है कॉल मनी पे, एंड कॉल मनी इज फ्रॉम 1 day to 15 days। कॉल रेट के बारे में मैं 2 पॉइंट और बताना चाहूँगी। फर्स्ट इज कॉल रेट तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो इंटरेस्ट होता है जो कॉल मनी पे डिवाइड होता है दैट इज कॉल रेट। सेकेंड है कॉल रेट इज हाईली वॉलेटाइल। हाईली वॉलेटाइल का मतलब क्या हुआ कि कॉल रेट जो है वो बहुत जल्दी चेंज होता है, इट चेंजेस वेरी फास्टली। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल रेट इज इन इनवर्स रिलेशन विद अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। कॉल रेट इज इन इनवर्स रिलेशन विद अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि अगर जो कॉल रेट है वो डिक्रीज होगा तो जो अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कि कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और अगर कॉल रेट इंक्रीज होगा तो उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो कॉल रेट इज इन इनवर्स रिलेशन विद अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। Now the fourth money market instrument is certificate of deposit or COD. Right? अब बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो इशू करती है बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास ये राइट होता है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू कर सकती है, और वो किसको इशू कर सकती है? किसी भी इंडिविजुअल को, किसी कॉर्पोरेशन को, किसी कंपनी को, या फिर किसी को भी। ठीक है, अब बेसिकली ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये एक्चुअल में इशू क्यों किया जाता है? बेसिकली हमने इकोनॉमिक्स में क्रेडिट क्रिएशन के बारे में पढ़ा होगा आप सबने, आई होप, लेकिन उसमें हमने पढ़ा था कि जब बैंक के पास डिपॉजिट आता है, मतलब इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट कराते हैं, तो उसी मनी की मदद से बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएशन करता है, राइट। तो इसी ये जो थर्ड पॉइंट है इट इज़ रिलेटेड टू क्रेडिट क्रिएशन। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है दे आर इशूड व्हेन डिपॉजिट ग्रोथ इज स्लो बट डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई। मतलब कि COD तब इशू किए जाते हैं जब किसी भी बैंक में डिपॉजिट कम आ रहा है, मतलब कि जो हाउस होल्ड्स है वो डिपॉजिट कम करा रहे हैं एज कंपेयर टू द क्रेडिट, मतलब कि लोन लेने वाले लोग ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू पैसे जमा कराने वाले लोगों के। तो उस केस में बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फंड्स को रेज करने के लिए इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किस लिए इशू किया जाता है? क्योंकि जब बैंक्स में डिपॉजिट का ग्रोथ स्लो होती है एज कंपेयर टू डिमांड फॉर क्रेडिट, तो उस केस में फंड्स को रेज करने के लिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का यूज़ करते हैं। Now the last money market instrument is commercial bill. अब बेसिकली कमर्शियल बिल को समझने के लिए आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो टॉपिक था हमने 11th क्लास में पढ़ा था उसको याद रखना, राइट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने क्या पढ़ा था कि डेटर होता है या फिर क्रेडिटर होता है, और हम होते हैं या फिर फर्म होते हैं, उनके बीच में जो क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज पे हम प्रॉमिसरी नोट टाइप बनाते हैं उसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में रिकॉर्ड करते हैं या स्टडी करते हैं, राइट। तो वैसे ही होता है कमर्शियल बिल। बेसिकली कमर्शियल बिल जो होता है दे आर यूज्ड टू फाइनेंस क्रेडिट सेल्स
अब हमने सपोज क्रेडिट पे सेल्स की, तो हम बिल्स रिसीवेबल बनाते हैं ना, दैट्स अ पार्ट ऑफ कमर्शियल बिल. दे आर यूज्ड टू फाइनेंस क्रेडिट सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. क्रेडिट सेल्स हमने की है तो मतलब कि हमारा डेटर बन गया होगा. डेटर बन गया तो मतलब कि हमने उसे बिल्स रिसीवेबल इशू किया होगा, मतलब कि हमें उस बिल के थ्रू पैसे मिलेंगे. तो बेसिकली उस बिल के थ्रू जब हमें पैसे मिलेंगे दैट्स अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अस, क्योंकि उस बिल के थ्रू हमें फंड्स मिलेंगे. और बेसिकली जो बिल्स रिसीवेबल है, क्या ये करंट एसेट होता है? ऑब्वियसली करंट एसेट होता है. वर्किंग कैपिटल क्या होती है? CA माइनस CL, राइट. तो जो कमर्शियल बिल होते हैं दे आर यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स एंड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. अब बेसिकली हमारे पास दो टर्म्स होती है, एक ट्रेड बिल होता है और एक कमर्शियल बिल होता है. अब ट्रेड बिल और कमर्शियल बिल में एक छोटा सा डिफरेंस है बस. जब हम लाइक सपोज जो हमारे डेटर्स हैं हम उनको क्रेडिट सेल्स करते हैं और उनसे जो हमें बिल मिलता है दैट इज बिल्स रिसीवेबल, या फिर जो ट्रेड रिसीवेबल्स एंड जो ट्रेड पेबल्स हमने पढ़े वो तो आते हैं ट्रेड बिल के अंडर. लेकिन जब हम उस ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड पेबल्स को मैच्योरिटी से पहले ही कमर्शियल बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कमर्शियल बिल. ये हमने पढ़ा हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में कि हम ट्रेड पेबल्स या ट्रेड रिसीवेबल्स बनाते हैं और अगर हम उसे डिस्काउंट करा लेते हैं बैंक से, इट इज़ इन द केस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ओनली या फिर बिल्स रिसीवेबल, कि हम उसे बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं बिफोर मैच्योरिटी, देन दैट इज कॉल्ड कमर्शियल बिल. मतलब कि ट्रेड बिल तो वो हुआ जब हमने ट्रेडिंग की किसी के साथ और उसने हमें बिल बना के दे दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रेड बिल. और जब हम उस बिल को मैच्योरिटी से पहले ही कमर्शियल बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं दैट इज कॉल्ड कमर्शियल बिल. तो ये थे 5 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो हमने पढ़े. इसी के साथ हमारा टॉपिक मनी मार्केट का खत्म होता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट कैपिटल मार्केट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पे वो फाइनेंशियल एसेट्स से रिलेटेड हम डील करते हैं जिनकी मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर की होती है. तो फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म फंड्स आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड हियर. लॉन्ग टर्म फंड्स मतलब जो 1 साल से ज़्यादा के लिए फंड जो है वो रेज किए जाते हैं या इन्वेस्ट कहाँ किए जाते हैं? कैपिटल मार्केट में. नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट में बेसिकली आता क्या क्या है? कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड सिक्योरिटी एक्सचेंजेस. मतलब कि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो डीलिंग करनी है वो कहाँ कहाँ पे होती है? डेवलपमेंट बैंक्स में होती है, कमर्शियल बैंक्स में होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंजेस में होती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये तीनों जो हैं ये हेल्प करते हैं कैपिटल मार्केट की फंक्शनिंग में. नेक्स्ट पॉइंट है अब कैपिटल मार्केट दैट इज CM नीड्स टू बी एफिशिएंट इन रिस्पेक्ट ऑफ. मतलब कि कैपिटल मार्केट ताकि अच्छे से परफॉर्म कर पाए उसके लिए उन्हें किन किन रिस्पेक्ट में एफिशिएंट होना चाहिए. दैट इज़ फर्स्ट इन डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन. मतलब कि कैपिटल मार्केट जो है वो अच्छे से इंफॉर्मेशन डिलीवर कर पाए अपने इन्वेस्टर्स को या बायर्स को कि कहाँ पे कितने शेयर्स हैं, आप कितने में परचेज कर सकते हो, क्या प्राइस है एंड ऑल दैट. नेक्स्ट इज मिनिमाइज कॉस्ट. कैपिटल मार्केट का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो इन्वेस्टर की जो कॉस्ट है उस जो फाइनेंशियल एसेट्स वो परचेज करना चाहता है उसमें उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके. एंड नेक्स्ट इज एलोकेट रिसोर्सेज. एलोकेट रिसोर्सेज का मतलब जिस भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के पास आइडियल फंड्स हैं उनको उससे लेकर एप्रोप्रिएट या राइट प्रोजेक्ट में लगाना ताकि जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे तरीके से यूज़ हो सके. तो ये हमने पढ़ा कुछ कैपिटल मार्केट के बारे में. कैपिटल मार्केट के बारे में इतना ही पढ़ेंगे. अब हम पढ़ेंगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस, एंड उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैपिटल मार्केट को 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया था. मैंने आपको कल भी बताया था, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट. तो हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे. कैपिटल मार्केट के बारे में कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं. अब हम पढ़ेंगे
कैपिटल मार्केट दैट इज CM एंड MM के बीच का डिफरेंस। तो ये मैंने कुछ डिफरेंसेस लिख दिए मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में ऑन द बेसिस, ठीक है। अब हम इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट है पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स का मतलब कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में किस किस तरीके के लोग आते हैं, कंपनीज आती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं इस टाइप की मार्केट में अपने फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सचेंज या इन्वेस्ट करने के लिए। तो मनी मार्केट में बेसिकली RBI या फिर कमर्शियल बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, लेकिन कैपिटल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी कंपनी हो या फिर इन्वेस्टर्स। अब जो ये इन्वेस्टर्स हैं ये हमारी कंट्री के दैट इज डोमेस्टिक, हाउस होल्ड, ऑर्डिनरी भी हो सकते हैं या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट किस बेसिस पे चलती है, मतलब किस चीज़ को लेकर वो डील करती है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी। मनी मार्केट के तो हमने पढ़े थे कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल एक्सेट्रा। और कैपिटल मार्केट के कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट आउटले। मतलब बेसिकली कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, ह्यूज अमाउंट में होती है या स्मॉल अमाउंट्स में होती है। बेसिकली मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है उसमें ह्यूज सम्स ऑफ मनी इन्वॉल्व होते हैं। इसको हमने ट्रेजरी बिल में भी पढ़ा था कि ट्रेजरी बिल जो होता है वो मिनिमम कितने का बनता है, 25,000 का और इन मल्टीपल्स, राइट। और कैपिटल मार्केट में भी मैं आपको याद दिला दूँ, हमने इक्विटी शेयर में ये पढ़ा था कि अगर हमें नहीं दिया तो हम एज्यूम करते हैं इट इज़ ऑफ ₹10, ये ₹10 एंड ये ₹25,000, राइट। तो अब आप कंपेयर करो कि किस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ऑब्वियसली मनी मार्केट में। तो इन्वेस्टमेंट आउटले में मनी मार्केट में ह्यूज सम्स ऑफ मनी इन्वेस्ट किए जाते हैं, वहीं कैपिटल मार्केट में एज सच कुछ नहीं है कि आप ह्यूज सम्स ही इन्वेस्ट करो। आप स्मॉल सेविंग्स भी कर सकते हो, लाइक आप 5 शेयर भी खरीद सकते हो, 10 × 5 के 5 शेयर आपने खरीद लिया, आपके पास इतने ही रुपए थे, या फिर आपने इसके 1 करोड़ के शेयर्स खरीद लिए। तो एनीथिंग इज पॉसिबल इन कैपिटल मार्केट, आइदर स्मॉल और ह्यूज सेविंग्स। लेकिन मनी मार्केट में ह्यूज सम्स ऑफ मनी आर ओनली इन्वॉल्व। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। MM में हमने पढ़ा था कि वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, तो 1 day to 1 year, एंड कैपिटल मार्केट में जो फाइनेंशियल एसेट्स डील होते हैं दे आर फॉर मोर देन 1 year। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। आगे मैं फिर से कुछ और पॉइंट्स लिख देती हूँ, देन वी विल डिस्कस देम एज वेल। So now the next 3 points of basis we will discuss. First is liquidity. लिक्विडिटी में बताओ मनी मार्केट ज़्यादा लिक्विड है या कैपिटल मार्केट। ऑब्वियसली मनी मार्केट ही ज़्यादा लिक्विड होगी क्योंकि ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है। सो मनी मार्केट हैज़ हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, लेकिन जो कैपिटल मार्केट होती है वो भी लिक्विड इन नेचर होती है ड्यू टू द स्टॉक एक्सचेंजेस, राइट। स्टॉक एक्सचेंजेस में हम कभी भी जाके जो हमारे लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल एसेट्स हैं जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया उनको हम किसी को सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। इसीलिए कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी आती है, लेकिन किसकी वजह से, स्टॉक एक्सचेंजेस की वजह से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी। अब बेसिकली मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट में से कौन ज़्यादा सेफ है? बेसिकली मनी मार्केट इज मोर सेफ एज इट हैज़ मिनिमम रिस्क बिकॉज ऑफ। अब मनी मार्केट में रिस्क कम क्यों है? ड्यू टू द शॉर्ट इन्वेस्टमेंट पीरियड, मतलब कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, और साथ ही साथ ड्यू टू इशूनेस साउंडनेस। इशूनेस साउंडनेस का मतलब क्या होता है कि जिस बॉडी में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम अपनी मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो कंपनी इतनी रिलायबल है। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। हमने फर्स्ट पढ़ा था ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? RBI। क्या RBI रिलायबल है? ऑब्वियसली रिलायबल है बिकॉज इट इज़ द बैंक ऑफ इंडिया। वो पूरे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है, तो वो तो ऑब्वियसली रिलायबल ही है। तो इसीलिए जो मनी मार्केट में जो इशूनेस होती है वो साउंड होती है, इसी की वजह से सेफ होता है मनी मार्केट में डील करना।
अब इशूनेस साउंडनेस मतलब कि जिस कंपनी ने हमें इशू किए हैं या जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किए हैं वो कितनी साउंड है, कितनी रिलायबल है, और उसका एग्जांपल मैंने दे दिया RBI। नाउ कैपिटल मार्केट, बेसिकली कैपिटल मार्केट इज मोर रिस्कियर देन मनी मार्केट ड्यू टू द रेट ऑफ रिटर्न एंड रीपेमेंट। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया, एक साल तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिला, अगले साल नहीं मिला, सो दैट्स अ रिस्क। एंड नेक्स्ट है रीपेमेंट। क्या इक्विटी शेयर्स वालों को रीपेमेंट मिलती है कि जब चाहे हमारा पैसा वापस दे दो? नहीं मिलती ना, इट विल बी गिवन टू देम ऑन द जब वो कंपनी खत्म हो जाएगी, ऑन द डाइल्यूशन और डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, है ना। तो इसीलिए कैपिटल मार्केट इज मोर रिस्कियर इन टर्म्स ऑफ ROR एंड रीपेमेंट। नाउ द लास्ट पॉइंट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। बेसिकली मतलब कि इसमें मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट में जब अपनी इन्वेस्ट करेंगे सेविंग्स, उससे हमें कितना रिटर्न मिलेगा, कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है। बेसिकली मनी मार्केट में एक फिक्स रिटर्न होता है। लाइक मैंने बताया था कि अगर मैं 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो वो कहेंगे 96,000 इन्वेस्ट करो, 4,000 आपको रिटर्न मिलके 1 लाख मिल जाएंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा फिक्स रिटर्न एंड दैट रिटर्न इज लेस एज कम्पेयर टू कैपिटल मार्केट। मतलब कैपिटल मार्केट में हमें ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है एंड कैपिटल मार्केट में हाई रिटर्न अगर हम अपने जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको उस कंपनी में लॉन्ग टाइम के लिए रखें। लाइक सपोजिंगली मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं हर महीने अपने शेयर्स बदलती रहती हूँ। लाइक अभी मैं एक कंपनी में, फिर B कंपनी में, फिर C कंपनी में, तो मुझे हर कंपनी के हिसाब से इतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, इतना रिटर्न नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर मैंने सपोज एक X कंपनी में इन्वेस्ट किया 5 ईयर्स के लिए, तो क्या मुझे हाई रिटर्न मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। ओके, तो कैपिटल मार्केट में हमें हाई रिटर्न मिलेगा अगर हम एक ही चीज़ में लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करके रखें, और मनी मार्केट में फिक्स रिटर्न मिलता है लेकिन इट इज़ लेस एज कम्पेयर टू द कैपिटल मार्केट। तो ये थे पॉइंट्स कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के डिफरेंस के ऑन देयर बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। Now the next topic is primary market. Basically primary market is a type of हमने जो पढ़ा कैपिटल मार्केट उसी की ही आगे डिवीजन है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो फर्स्ट है प्राइमरी मार्केट। अब बेसिकली प्राइमरी मार्केट में मैंने बताया था कि जो एसेट्स या जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फर्स्ट टाइम इशू किए जाते हैं और जब वो मार्केट में आते हैं तो उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। मतलब कि लाइक सपोज मैं न्यू कंपनी थी, मैंने अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम के लिए इशू किए, राइट। जब मैंने अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम के लिए इशू किए तो वो कौन सी मार्केट में डील होंगे? दैट इज प्राइमरी मार्केट। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी मार्केट डील्स विद द सिक्योरिटीज इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, और प्राइमरी मार्केट को हम फर्स्ट इशू मार्केट भी बोलते हैं, फर्स्ट issue market. Primary market is also called first issue market. Now the next is essential function. अब basically primary market का सबसे important essential function क्या होता है? It facilitates transfer of funds from savers to firms for investment. मतलब कि ये facilitate करता है funds का transfer from households या businesses in the form of savings to the firms for investment. मतलब कि जो हाउस होल्ड या बिजनेसेस या इंडिविजुअल्स के पास सेविंग है उस फंड को फैसिलिटेट करता है कि वो फर्म्स के पास जा सके ताकि फर्म्स उसको इन्वेस्ट कर सके। तो एसेंशियल फंक्शन क्या है? फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू फर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, राइट। अब नेक्स्ट है प्राइमरी मार्केट में बेसिकली इन्वेस्ट कौन कौन करते हैं? इन्वेस्टर्स आर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेशंस और एनी इंडिविजुअल। तो ये हमने पढ़ा प्राइमरी मार्केट क्या होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट इशू मार्केट।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट। मतलब कि प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ आती हैं या जो फाइनेंशियल एसेट्स आते हैं उनको हम फर्स्ट टाइम फ्लोट कैसे करवाते हैं मार्केट में। मतलब फर्स्ट टाइम उनको सेल हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं बता देती हूँ उसकी मेमोरी टेक्निक, दैट इज प्रियो। मतलब फंड्स आर, प्रियो होता है ना हिंदी में, तो बस उसी से रिलेट कर लो प्रियो। तो मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि फंड्स हमें प्रिय हैं या फिर प्रियो है। अब ये इनकी जो मेमोरी टेक्निक्स है इनको मैं एक एक करके डिस्कस करूँगी। फर्स्ट है पी से प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट को आप प्राइवेट वर्ड से ही रिलेट करो कि मतलब कि हम खुलेआम नहीं कहते कि हमने अपने शेयर्स खोले आप सब आके खरीद लो, पब्लिक आके खरीद लो, बल्कि हम क्या करते हैं कुछ इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, और उन्हीं को अपने शेयर्स या फिर अपने जो फाइनेंशियल एसेट्स या सिक्योरिटीज़ हैं उनको ही सेल ऑफ करते हैं। तो देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, अलॉटमेंट टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स ओनली। इसमें हम ये नहीं कहते कि पब्लिक को कि जिसको खरीदना है आके खरीद लो, बल्कि हम कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स या फिर कुछ सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ही अपने जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो प्राइमरी मार्केट में आए हैं उनको सेल ऑफ करते हैं बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। बेसिकली अब प्राइवेट प्लेसमेंट हम क्यों ऑप्ट करते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स टू रेज द कैपिटल मोर क्विकली दैन बाय पब्लिक इशू। अब बेसिकली इसमें क्या लिखा है कि प्राइवेट प्लेसमेंट से हम फंड्स जल्दी रेज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक इशू। पब्लिक इशू अगर हम बेसिकली करते तो हम उनको इतना टाइम नहीं देंगे कि आपके पास इतना टाइम है आप अप्लाई कर दो, फिर उसके बाद हम शेयर्स अलॉट करते हैं, शेयर अलॉट करने के बाद हम उनसे पैसे मंगाते हैं आइदर इन इंस्टॉलमेंट्स और इन लमसम। तो वो एक बहुत लेंदी प्रोसेस एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। लेकिन जब हम प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं तो हमने सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स को ही किया, तो जस्ट वी नीड टू से टू देम और वो हमें फंड्स अवेलेबल करवा देंगे एंड दैट हेल्प्स टू रेज द कैपिटल और फंड्स मोर क्विकली। मतलब कि प्राइवेट प्लेसमेंट से हम फंड्स जल्दी रेज कर सकते हैं दैन पब्लिक इशू। और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, अलॉटमेंट टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स, राइट। Now the second method of flotation is rights issue। अब basically rights issue क्या होता है, इसमें हम जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं या जो एग्जिस्टिंगली हमारी कंपनी में ऑलरेडी उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनको एक मौका देते हैं कि यार अगर आपको चाहिए तो ये जो न्यू शेयर्स या जो ये न्यू एसेट्स हम इशू कर रहे हैं आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस पे। मतलब कि सपोजिंगली एक इन्वेस्टर था जो मेरी कंपनी में 10 ईयर्स से शेयर होल्डर था और उसके पास 10,000 करोड़ के या फिर चलो 1000 करोड़ के शेयर्स थे, राइट। उसके पास मेरी कंपनी के 1000 करोड़ के शेयर्स थे जो 10 ईयर्स से मेरी कंपनी में एक इंडिविजुअल ये शेयर होल्डर था। अब मेरी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट था जिसके लिए मुझे और पैसे चाहिए, तो मैंने क्या कहा कि मैं जो फर्म हूँ उसने कहा कि मैं अपनी कंपनी में और शेयर्स इशू करूँगा दैट इज़ वर्थ ₹2000 करोड़, राइट। मतलब मैंने कहा कि मैं 2000 करोड़ के और शेयर्स इशू करूँगी मार्केट में क्योंकि मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये फंड्स इशू करने से पहले जब मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछूंगी कि क्या आप इस न्यू वाले इशू में से कुछ शेयर सब्सक्राइब करना चाहोगे, अगर ये एक्स कहता है कि हाँ चलो मैं कोई नहीं 200 करोड़ के शेयर्स इस वाले में से ले लूँगा, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल राइट्स इशू। मतलब कि प्रिविलेज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, मतलब जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के हैं उनको जब हम एक प्रिविलेज देते हैं कि आप जो हमने न्यू शेयर्स इशू किए हैं उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो बट एट द न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। मतलब कि सपोजिंगली अगर इस 1000 करोड़ जो इनके पहले से थे इस पे इन्हें अगर 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलता था, राइट।
और अब ये जो 22,000 करोड़ है, इस पर मैंने कहा कि मुझे 5.5% पर एनम इंटरेस्ट दूंगी मैं। तो मतलब कि जब मैं ये 200 करोड़ इस एक्स वाले ने लिए, तो ये 200 करोड़ पे जो इन्हें इंटरेस्ट है वो न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे मिलेगा, दैट इज 5.5%। सो दैट इज व्हाट वी कॉल राइट्स इशू, जिसमें हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक मौका देते हैं, एक राइट देते हैं कि आप न्यू इशू में भी अपना हिस्सा ले सकते हो, बट एट द न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। Now the third method of flotation is IPOs और EIPOs। IPOs मतलब जो हम नॉर्मली मैनुअली करेंगे, और EIPOs मतलब जो हम इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे। अब बेसिकली IPO क्या होता है? इट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब कि जब हम फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर दे रहे हैं कि आप आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करो, तो उस टाइम पे कंपनी जो शेयर्स इशू कर रही है उसे एक एग्रीमेंट करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज के साथ बिफोर द पब्लिक इशू। मतलब कि IPOs दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर से पहले जो कंपनी इशू कर रही है उसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक एग्रीमेंट करना होता है कि भाई हम 2 पर्सन्स को अपॉइंट करेंगे, दैट इज फर्स्ट इज सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर एंड सेकेंड इज रजिस्ट्रार बाय इशूअर कंपनी। अब सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर क्या होता है? बेसिकली सेबी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे स्टॉक एक्सचेंजेस पे रेगुलेटरी बॉडी है, या जो एपेक्स बॉडी है सारे स्टॉक एक्सचेंजेस की, ठीक है। तो सेबी रजिस्टर्ड एक ब्रोकर होता है और एक होता है रजिस्ट्रार बाय द इशूअर कंपनी। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर का मतलब सेबी से जो एक इंडिविजुअल को अपॉइंट किया जाएगा ताकि वो जो पब्लिक आए हमारी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, उनके बारे में सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दे और उनको सब्सक्राइब करने में या फिर उनको हमारी कंपनी के शेयर्स लेने में हेल्प करेगा सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। एंड द सेकेंड इज द रजिस्ट्रार बाय इशूअर कंपनी। मतलब कि जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है वो एक रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगी जो हेल्प करेगा अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक वाया सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब एक एग्रीमेंट जिसमें इशूअर कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज आता है बिफोर पब्लिक इशू। इस प्रोसेस में 2 पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं। फर्स्ट सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर जो काम करता है पब्लिक जो आएगी इस कंपनी के जिसके साथ एग्रीमेंट किया है उसके शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और साथ ही साथ उन्हें हेल्प करना उस कंपनी के शेयर्स को लेने में। और रजिस्ट्रार बाय इशूअर कंपनी क्या करता है? उस कंपनी से बिलोंग करता है उसमें शेयर्स लेने में हेल्प करता है पब्लिक की वाया द सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स। नाउ द फोर्थ मेथड ऑफ फ्लोटेशन इज बाय ऑफर। अब बेसिकली ये जो ऑफर है वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू भी हो सकता है या फिर सेल के थ्रू भी हो सकता है। तो ऑफर बाय प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है कि जो कंपनीज हैं वो एक ब्रोशर टाइप बना लेती हैं और पब्लिक को डायरेक्टली अपील करती हैं कि भाई आप लोग आओ और हमारी कंपनी में शेयर्स को सब्सक्राइब करो। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इट्स लाइक अ ब्रोशर जो एक कंपनी इशू करती है टू मेक डायरेक्ट अपील टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स, राइट। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस का मतलब प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इट्स लाइक अ ब्रोशर जिसमें कंपनी जो है वो डायरेक्टली अपील करती है पब्लिक को कि आप लोग आओ और मेरी कंपनी में इतने शेयर्स इशू किए हैं मैंने, आप इनको सब्सक्राइब करो। नाउ द नेक्स्ट इज ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है? जो कंपनी होती है वो डायरेक्टली अपील नहीं करती बल्कि कुछ इंटरमीडियरीज को अपॉइंट करती है, राइट। कुछ इंटरमीडियरीज को कंपनी अपॉइंट करती है और जो कंपनी है वो इन्हें अपने शेयर्स दे देती है कि आपको मैंने इतने शेयर्स दिए हैं, अब आपका काम है कि आप आगे जाके उसे पब्लिक को
सब्सक्राइब करवाओ। तो ऑफर फॉर प्रोस्पेक्टस में हम डायरेक्टली लोगों को कहते हैं कि आप आओ और हमारी कंपनी में सब्सक्राइब करो, लेकिन ऑफर फॉर सेल में कंपनी इंटरमीडियरीज की हेल्प लेकर अपने शेयर्स को पब्लिक से सब्सक्राइब करवाती है। तो ये हमने पढ़े मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, प्रीओ दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट, आरस राइट्स इशू, आईसी आईपीओज एंड ओसी ऑफर फॉर प्रोस्पेक्टस एंड ऑफर फॉर सेल। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज। थैंक यू।